हाय दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सरशाही यूपीएससी में। और इस कड़ी में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मुगल इंडिया का जो बचा हुआ पार्ट था वो। और एक चौथी वीडियो होगी और आज के बाद से आपका मिडल इंडिया पूरा हो जाएगा। ये पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ना था, आज हमें पढ़ना था मुगल जो ये मुगल शासन व्यवस्था थी उसको हमने मुगल शासन व्यवस्था पर जो मुगल की राजनीतिक व्यवस्था वो पूरा पढ़ लिया है। जो मेन राजा होते हैं, क्या उन्होंने किया, कैसे किया, सब कुछ देख लिया। लेकिन एक शासन व्यवस्था के में भी सवाल आते हैं, तो मैं आपको शासन व्यवस्था के पर्सपेक्टिव से चीज़ें पढ़ाऊंगा। ये लेक्चर 4 होगा और आखिरी लेक्चर होगा इसका। मुगल मुगल के, या आप कह सकते हो मिडवल का ही आखिरी होगा। इसी में मुगल भी रहेगा और आप मराठा के बारे में देखें। मराठा के क्वेश्चन बहुत आते हैं और आपको हर जगह क्वेश्चन मिल जाते हैं मराठा के। और मराठा का क्वेश्चन इसलिए आते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। ठीक है, आइए देखते हैं। जो मंत्रिपरिषद, उसको वजारत वजारत कहा जाता था। ये जो वजारत है, जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद शब्द जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह से अलग अलग नामों से यूज किया गया है, प्रयोग किया गया। आपको हर हर समझना पड़ेगा कि मंत्रिपरिषद को वजारत कहा जाता है। तो अब मंत्रिपरिषद ये मुगल में है। सल्तनत को छोरे बोलते थे, वो आपको पता होना चाहिए, पिछली वीडियो हमने कवर किया था। आप कमेंट करके बताइए कि पिछले मंत्रिपरिषद को सल्तनत में क्या बोलते थे। उसके पहले जो है जितने भी शासक हुए सबके अपने अपने मंत्रिपरिषद हुआ करते थे, सबका अलग अलग नाम हुआ करता था। अभी हम मंत्रिपरिषद को आगे भी देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे मराठा में, वहाँ उसमें भी मंत्रिपरिषद का एक अलग नाम होगा। तो आप इसको अलग से लिख सकते हो कि मंत्रिपरिषद को इसमें क्या बोलते हैं, उसमें क्या बोलते हैं। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। हम आपको बाद में बताएंगे इसके बारे में कि क्या इसको बोलते हैं। ठीक है, बस आप लोग देखते रहिए, आगे देखिए। तो मंत्री परिषद, ठीक है, ड्रॉ कर देते हैं। बाबर के शासनकाल में वजीर का जो पद था ना, वजीर का पद काफी महत्वपूर्ण हो गया था बाबर के काल में। अरे यार, ये तो क्या क्या हो जाता है। बाबर के काल शासनकाल में जो वजीर का पद था काफी महत्वपूर्ण हो चुका था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, और जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सदरुसद्र व मीर समन में विभाजित कर दिया था। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान की पद पर कार्य किया था। औरंगजेब के काल में याद रखिएगा इसको। हाँ, उसके बाद मीर बख्शी द्वारा जो है सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। अगर जैसे सेना है मान लीजिए, तो जो मीर बख्शी होता था वो सरखत नामक एक पत्र पर करता था साइन, और जब साइन कर देता तब हर सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था, उसे काजी बोलते थे। सद्र ही काम करता था न्याय विभाग के में भी। आप देखो फिर जो ये लगानहीन भूमि थी ना, मदद माश, ये क्वेश्चन अभी बाद में फिर आएगा आपको कि लगानहीन भूमि किसको बोलते हैं, मदद माश बोलते हैं। तो मदद माश क्या है? लगानहीन भूमि एक ऐसी भूमि जिस पर लगान नहीं लगता है। इसका निरीक्षण कौन करता था? सद्र इसका करता था, निरीक्षण करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का जो प्रधान होता था वो मीर समा होता था, जो घरेलू जो कामकाज देखता था। सूचना और गुप्तचर विभाग का प्रधान कौन होगा? दरोगा दरोगा डाक चौकी कहलाता था। जो गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था, सूचना जो जो प्रोवाइड करते थे, वो दरोगा डाक चौकी बोलते। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना, जो शरीयत के प्रतिकूल काम करता था उसको और आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य कौन करता था? मुहतसिब करता था। मुहतसिब एक अधिकारी था जो अगर मान लो किसी ने कुछ समाज में कुछ भी गलत काम किया ना, तो उसको मुहतसिब देखता था, और जिस जिस हिसाब से काम करता था फिर वो देख करके आ, उनसे उनसे जो है ना जनता को बचाती थी वो लोग। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ और आ गई है, उसका नाम है प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य में बंटवारा हुआ था। एक सूबों में बटा था, सूबों में। ठीक है, जैसे ये मुगल जो जितने बड़ा मुगल साम्राज्य था उसको सूबों में बांटा। जैसे आज हम बोलते हैं राज्य, स्टेट बोल देते हैं। और सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महाल में, और महाल का जिला या दस्तूर में, और दस्तूर का जो है ग्राम में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? ग्राम थी, और हर जगह ये सबसे छोटी इकाई हुआ करते थे ग्राम में। नाम अलग होता था, जिसका नाम मावदा या दीह बोलते थे। ग्राम को बोलते थे मावदा या दीह। मावदा के अंतर्गत और क्या छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। जो छोटी छोटी बस्तियां थी इसमें, उसको हम नागला बोलते थे। ठीक है। उसके बाद शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई, चकला नाम की। ठीक है। अब मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं उसके कार्य के बारे में,
ये जो पद है और ये इधर कार्य है। जो सूबेदार होता था वो क्या करता था, शांति स्थापित करने का काम करता था प्रांतों में, ताकि वह शांति स्थापित रहे। जो दीवान है वो क्या करता था, प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था, ये सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेही होता था। एक था बख्शी। बख्शी आपको पता है जो उसको बलबन ने भी खूब यूज किया था। तो बख्शी है प्रांतीय सैन्य विभाग है। और एक है फौजदार। फौजदार जो होता है जिले का प्रधान प्रधान फौजी अधिकारी होता है। और आमिल या अमल गुजार जिले का प्रमुख अधिकारी होता था। कोतवाल जो है नगर का अधिकारी होता था। शिकदार जो है परगने का प्रमुख अधिकारी होता है। आमिल क्या होता है, आमिल जो है ना ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना होता था। भूमिकर अभी यहाँ पे आएगा, जो मदद माश मैंने बोला था आपको। देखो यहाँ पे लिखा हो ना, सयूरगल या मदद माश अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहते हैं। मिल्क भी आप याद रखें, मिल्क भी कहते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 भूमियाँ हैं इसके पास। हाँ, मुगल के पास एक है खालसा, ये प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में हुआ करते थे खालसा। और जागीर थी क्या, जो जागीर वो होती थी जिस तनख्वाह के बदले हमने भूमि दे दी जाकर आप वहीं से वसूल करिए आप। तीसरा है सयूरगल, आप कह सकते हो उसको, या मदद माश बोल सकते हो, जिसमें लगानहीन भूमि होती थी, अनुदान देते थे। और इसे मिल्क भी कहते थे, दूध नहीं बल्कि मिल्क। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। और अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था इनको, करोड़ी उसको बोलते थे। 1573 ईस्वी में की नियुक्ति कर दी गई थी। 1580 में क्या हुआ, दहसाला नामक एक नवीन प्रणाली शुरू कर गई। दहसाला जिसे टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि टोडरमल ने ही इसको शुरू किया था, मतलब राजा के मंत्री समझ लीजिए एक तरीके से। और इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया था। पहला था पोलज। पोलज मतलब जो नियमित रूप से खेती होती थी, जो वर्ष में 2 बार वर्षा होती थी वहाँ पे। प्रति जो होती तो वो 1-2 साल के अंतराल पर कहीं खेती होती थी। और चाचर जो 3-4 साल के अंदर। बंजर जो है खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं लिया जाता था, बंजर पर लगान नहीं नहीं लेते थे लोग। और 1570-71 में टोडरमल ने खालसा भूमि कौन, जो राजा के अंडर में थी, खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती शुरू की उन्होंने। ठीक है, आज जब्ती प्रणाली शुरू की। इसने इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी, एक को तखशीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। एक थे खुद कास्ट, जो ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहाँ के वे निवासी थे। एक थे पाही कास्ट, ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। एक थे मुजारियन, ये खुद कास्ट कृषकों से भूमि किराए पर लेकर के कृषि कार्य करते थे। जैसे मान लीजिए खुद कास्ट क्या है, जहाँ वो जो अपनी खेती पे काम करते और वहीं पे काम करते थे। ये पाही कास्ट कौन है, जो दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे और ताकि अपने लिए कुछ ला सके, मेहनत मजदूरी करके। मुजाहिरीन क्या थे, तो ये खुद कास्ट ऐसे खुद कास्ट होते थे जो कृषकों से जो है भूमि किराए पे ले लिया, भाई मुझे दे दीजिए मैं अपना काम करूँगा, उस पर किराए पे ले लिया और उस पे खेती करते थे। मुगल काल में नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र था क्या, आगरा। आगरा में जो है नील का उत्पादन होता था। भरतपुर था और बयाना तथा गुजरात के सरखेज थे। सबसे उत्तम प्रकार का नील कहाँ मिलता था, बयाना क्षेत्र में और सरखेज में पैदा होता था। जो अगर नील जब देखेंगे तो कहाँ पे, बयाना क्षेत्र में और सरखेज क्षेत्र में। ठीक। अफीम जो है मुख्यतः मालवा एवं बिहार में होता था, अफीम होता था। शोरा का उत्पादन कहाँ पे होता था, केंद्र जो ये बिहार में होता था। उसके बाद कपड़ा उद्योग के अंतर्गत आप देखोगे ददनी प्रथा का प्रचलन था। इसका कार्य तात्पर्य क्या है, कारीगरों को अग्रिम भुगतान से था, उसको ददनी व्यवस्था बोलते हैं, ददनी प्रथा या ददनी व्यवस्था। उत्तम श्रेणी का जो ऊनी वस्त्र और शाल जो है ना, वो कश्मीर और लाहौर में तैयार होता था। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। आना सिक्के का प्रचलन जो है वो शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर ने अपने समय के सिक्कों पर आकृति बनवाई तथा साथ ही नूरजहां का नाम भी अंकित करवाया। नूरजहां इस शासनकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। मुगल काल लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं बताइए। देखिए गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग जो है सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नसक, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। एक थी जब्ती व्यवस्था, इसमें बोई
इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नकद किया जाता था, जब्ती उसको बोलते हैं। सबसे बड़ा सिक्का किसने संशब बोलते हैं, सबसे बड़ा सिक्का जो सोने का सिक्का होता था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। एक था मुहर। मुहर क्या था? ये सोने का सिक्का था। कहाँ पे? मुगल सर्वाधिक प्रचलित था इस मुहर बोलते हैं। संशब आपको पता चल चुका है, ये सोने का सिक्का होता था और 101 तोले का होता था। ठीक है। इलाही जो था सोने का गोल आकार का सिक्का था, बहुत ही प्रचलित था ये। सबसे ज़्यादा प्रचलित यही था, सोने का सिक्का इलाही। राहस कौन था? गोले एवं चौकोर दोनों तरह का सिक्का होता था ये, और 5.5 तोले का होता था। एक था अतमाह, 25 तोले का होता था। बिनसार जो 20 तोले का सोने का सिक्का था। और रुपया जो है ना चांदी का सिक्का था। और जलाली जो है चांदी का सिक्का था। और दरब, चरण, चंदन, दह, कल, सुकी सभी चांदी के सिक्के हुआ करते थे, और इसको वहाँ पे यूज भी किया जाता था। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार जो चांदी का रुपया था। दस्तक व्यवसाय का परमिट था। दस्तक जो अभी दस्तक कोई और यूज करेगा, आगे चलकर जो पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को ले डूबेगा। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में बटी हुई थी। पैदल सेना थी, घुड़सवार सेना थी, तोपखाना था और हाथी सेना थी। मुगल सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित था। सैन्य व्यवस्था थी मनसबदारी, इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। 10 से लेकर 500 तक अगर मनसब किसी को मिला उसको बोलते मनसबदार। और 500 से लेकर के अगर 2500 तक किसी को मिला उसको बोलेंगे उमरा। और 2500 से ऊपर जिसको मिलता है वो अमीर आजम। यानी 3 कैटेगरी थी उनकी। एक मनसबदार की थी, दूसरा उमरा की थी, तीसरा अमीर आजम की थी। जात से व्यक्ति के वेतन और प्रतिष्ठा का पता चलता था, अगर कोई जात बोला। और सवार बोलते थे पद से, अगर सवार को लिखा हुआ इसका मतलब घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था इससे। हाँ। फिर अकबर के शासनकाल में क्या हुआ कि 29 ऐसे मनसबदार थे जो 500 से 500 जात 5000 जात की पदवी की थी। और औरंगजेब की यह संख्या कहाँ पहुंच गई थी? 79 पहुंच गई थी ये संख्या औरंगजेब के समय में। और जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था की थी। और सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को दिया गया था। मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शहनशाह भी फुटकर घुड़सवार रखते थे, जिन्हें आहदी कहा जाता था। आहदी आहदियों को भद्र घुड़सवार कहा गया। और उन्हें वेतन दूसरे घुड़सवारों से काफ़ी ज़्यादा होता था। ये बहुत ही विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे। उनकी भर्ती स्वयं राजा किया करते थे, और उनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अधिकारी हुआ करते थे। आदि 5-5 घोड़े भी रखते थे, लेकिन कुछ ऐसे अहदी भी थे जिनमें दो दो एक ही घोड़े में से हिस्सेदारी करते थे। आहदियों के कर्तव्य बहुमुखी होते थे। शाही कार्यालय के अधिकतर मुंशी, दरबार के चित्रकार और शाही कारखानों के फोरमैन इसी सैन्य दल के से चुने जाते थे। इस तरह हो गया हमारा मराठा जो ये मुगलों का जो सैन्य प्रशासन था, कुछ इस तरह से चलता था। तो क्वेश्चन आएगा आपसे, भूमि के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, आपके बारे में सैन्य व्यवस्था के बारे में, मनसब के बारे में आ सकता है, आइन दस्तहसाला के बारे में आ सकता है, जो टोडरमल की व्यवस्था थी उसके बारे में। अब इसी क्रम में हम आपको दिखाते हैं मराठों का उत्कर्ष। जो मराठा साम्राज्य था, इससे क्वेश्चन पूछता है कि कौन था, राजा कौन था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। ठीक ठाक। आइए हम एक बार देखते हैं मराठा उत्कर्ष के बारे में। मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक था शिवाजी था। शिवाजी का जन्म कहाँ हो रहा है? 6 अप्रैल 1627 में हो रहा। शिवनेर दुर्ग है ये, जुन्नार के समीप में हुआ था। ठीक है। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले थे और माता जीजाबाई थी। ठीक है। शाहजी भोसले कौन है? शाहजी भोसले इनके शिवाजी के पिताजी हैं। ठीक है। इनकी दूसरी पत्नी का नाम था तुकाबाई मोहिते था। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे कोंडदेव, और आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी को के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह जो है किसके साथ हुआ? साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ था। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी को दे दिया वही जागीर। ठीक है। शाहजी ने शिवाजी को जागीर दे दिया, कौन? पूना की जागीर। और चले गए, कहाँ चले गए? चले गए बीजापुर, चले गए नौकरी करने। तो बीजापुर रियासत में चले गए नौकरी करने के लिए। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत क्या हुआ? 1644 में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया।
यानी सबसे पहला अधिकार किसने किया है, तोरण नामक पहाड़ी पर किया शिवाजी ने, ठीक है। और 1656 ईस्वी में क्या हुआ कि शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लिया। फिर शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, औरंगजेब ने ही दी थी शिवाजी को राजा की उपाधि कि शिवाजी एक राजा है, ठीक है। फिर बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 में शिवाजी को पराजित पराजित करने के लिए भेजा था, लेकिन ये उल्टा पड़ गया। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खान की हत्या कर दी। ये चालाक तो थोड़ा गए थे मारने के लिए, लेकिन खुद मार कर चले आए बेचारे। शिवाजी ने सूरत की 1664 में और 1670 ईस्वी में लूटा था, किसको, सूरत को 2 बार लूटा है। पुरंदर की संधि हुई है 1665 ईस्वी में, महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य संपन्न हुई है। उस समय मनुची भी वहाँ उपस्थित था। मनुची मनुची जो इतिहास लिखता था वो सब उसको बोलते हैं। तो पुरंदर की संधि हुई 1665 ईस्वी में, महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई थी। इस समय जो मनुची भी वहाँ उपस्थित था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया। वहाँ से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। और 1672 ईस्वी में क्या हुआ, शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया था। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंग भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। कर्नाटक अभियान क्या हुआ, कर्नाटक अभियान में 1676 से लेकर 1678 के बीच में हुआ है। शिवाजी का अंतिम अभियान था ये। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवाजी का अंतिम अभियान कब हो रहा है, तो कर्नाटक अभियान हो रहा है जो 1676 से लेकर 1678 हो रहा है। 1678 में जीजी का किला विजित करने के बाद उनकी अंतिम विजय थी। जीजी का किला 78 में जीता था ये कर्नाटक अभियान के बाद। उसमें तो मात्र 53 वर्ष की अवस्था में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार कहाँ पे हुआ, राजा राम दूसरी पत्नी सोयराबाई का पुत्र ने संपन्न कराया था। राजा राम जो थे उन्होंने किया था। इनकी मृत्यु के समय संभाजी जो पन्हाला के किले में कैद थे। शिवाजी महाराज के पास 3 प्रसिद्ध तलवारें थी। एक थी भवानी, दूसरा जगदम्बा, तीसरा तनुजा। भवानी तलवार शिवजी को पसंदीदा थी और जगदम्बा तलवार वर्तमान लंदन में रखा हुआ है और तनुजा वर्तमान आप सिंधु दुर्ग में रखा हुआ है। तलवार सिंधु दुर्ग में रखा हुआ। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहते। आ गया ना मंत्रिमंडल, मैंने आपको बोला था ना कि एक बार और मंत्रिमंडल आएगा। अब आप बताइए कि मुगल के मंत्रिमंडल को क्या बोलते थे। अगर आपको याद आ रहा है विजारत, तो आप मुझे बता दीजिए सल्तनत काल के जो मंत्रिपरिषद था उसको क्या नाम बोलते थे। उसके पहले के कुछ और भी हैं, आप सबका नाम कमेंट में बताइए मुझे, जरूर बताइए। आप लोग बताते नहीं, बताइए मुझे, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना जान पा रहे हो इन चीज़ों को। अष्टप्रधान ने पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था अष्टप्रधान में। अब अष्टप्रधान कौन था, उनकी एक सभा, वो एक मंत्रिपरिषद थी उनकी मंत्रिमंडल थी समझ लीजिए। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद इन्होंने किया कि शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। एक थी पागा सेना जो नियमित घुड़सवार सैनिक थी, दूसरा सिलहदार थी जो अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे, तीसरा था पैदल सेना थी। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी। शिवाजी को जो तोपें मिली थी वो अंग्रेजों ने प्रदान की थी। फिर मराठा राज्य में के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे, एक स्वराज होता था, दूसरा होता था मुगताई। स्वराज जो क्षेत्र मराठा के नियंत्रण में थे उन्हें स्वराज कहते थे। मुगताई होता था वह क्षेत्र था जिसमें चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करते थे। चौथ एवं सरदेशमुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहाँ मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ भूराजस्व का 1/4 था जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। मतलब अगर कोई चौथ दे रहा है तो हम उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे। और सरदेशमुखी क्या था, ये 10% का अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जहाँ मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। वहाँ सरदेशमुखी लेते थे, 10% लेते थे। अतिरिक्त अधिभार था। ये सरदेश जो है मुगलों की जगह, ये जगह मुगलों की है। हाँ, लेकिन इस पे पैसा कौन ले रहा है, वो मराठा ले रहा है, उसको बोलते हैं सरदेश, ठीक है। और चौथ है, ये जमीन जो है ना उनकी नहीं, बस ये है कि जमीन किसी और की है, हम तुम पे आक्रमण नहीं करेंगे। अगर तुम बचना चाहते हो तो फिर चौथ दोगे, यानी 1/4 आपको देना पड़ेगा। भू राजस्व का 1/4 देते थे, बस डर के मारे कहीं ऐसा ना हो आकर आ जाए।
महाराष्ट्र के प्रमुख संत ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक थे। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका लिखी है नामक बहुत बृहद टीका लिखी, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे ये। अब आते हैं नामदेव। नामदेव कौन? इसके आराध्य एवं पंढरपुर के विठोबा या विठल थे। बरकरी समुदाय संप्रदाय के विकास में की प्रमुख भूमिका थी। इन्होंने अनेक भक्तिपरक मराठी गीतों की रचना की, अभंगों के रूप में प्रचलित थे। मराठी के अलावे इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली में गीतों की रचना की। और नामदेव को सगुण एवं निर्गुण संतों के बीच कड़ी माना जाता है। इनमें कुछ पद जो है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। मुखबानी नामक पुस्तक इनकी रचनाएं संग्रहित की गई हैं। हम पढ़ते हैं एक नाथ के बारे में। एक नाथ कौन था? इनमें रामायण पर भावार्थ रामायण पर नामक टीका लिखा हुआ। एक नाथ टीका लिखा, भावार्थ रामायण लिखा। अब तुकाराम देख लो। तुकाराम जो भक्ति परक कविताएं लिखते थे और इसे अभंग कहा जाता था। अभंग, जिन्हें अभंग कहा जाता था। ठीक, ये अभंग जो है ना भक्ति परक काव्य के ज्योतिपुंज है। फिर रामदास के बारे में पढ़े। रामदास कौन था? महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि है ये। दशबोध इनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। इन्होंने कर्म दर्शन का उपदेश दिया। इन्होंने महाराष्ट्र में भगवान राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया। आनंदवन भुक्त नामक अपने पुस्तक में रामदास जी ने जातिगत भेदभाव से मुक्ति, स्त्रियों की दशा में सुधार आदि विषयों पर अपने सदा विचार व्यक्त किए। नोट: महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्यतः दो संप्रदायों में विभक्त है। एक तो बरकरी, दूसरा धरकरी। बरकरी जो ना विठोबा पंथ था, पुरुष को मानने वाले लोग थे ये, जैसे ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम। उसके बाद जो है धरकरी संप्रदाय क्या था? ये राम पंथ था। ये रामदास वाले की तरफ थे ये। सरजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व से संबंधित है ये। अष्टप्रधान देख लेते हैं। पेशवा कौन था? प्रधानमंत्री जिसको बोलते थे उस वक्त। पेशवा बोलते थे जो प्रधानमंत्री, आज का प्रधानमंत्री समझ सकते हो उसको आप। राज्य का प्रशासन करता था और आर्थिक व्यवस्था की देख रेख करता था। स्तरीय नौबत कौन होता था? स्तरीय नौबत जो सेनापति यानी सैन्य प्रधान होता था। अमात्य कौन होता? जो राजस्व मंत्री, उसको अमात्य बोलते। ये आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। और वाक्या नवीस कौन होता? सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। और चिटनिस जो है राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना होता था। सुमंत कौन? विदेश मंत्री और सुमंत है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होते हैं। ये पंडित राव कौन? धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था। ये न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान होता था। शिवाजी की जो कर व्यवस्था थी, मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। और शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग को आरंभ किया था। शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दत्तों द्वारा व्यापक भूमि संरक्षण करवाया था। कौन किया था? अन्नाजी दत्तों ने किया था। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1664 ईस्वी में और 1670 ईस्वी में लूटा था। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। मार्च 1689 को क्या हुआ? मार्च में मुगल सेनापति मखर्रब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। अब ये जो है मुगलों के मराठों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम पीरियड हुआ इससे। 1689 सेनापति को भी पकड़ लिया, जो संभाजी उनको पकड़ लिया, जो कवि कलश उनको गिरफ्तार कर लिया, उनकी हत्या भी कर दी। संभाजी के बाद क्या हुआ? 1689 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक कराया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी कौन बनाया? सतारा को बनाया उन्होंने। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी एक है हवलदार, जो किले की आंतरिक व्यवस्था देखेगा। एक है जो है सरे नौबत बोलते हैं, किले की सेना का नेतृत्व करता था। ठीक है। और एक सबनिस था। ये सबनिस किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार और भंडार की देखरेख करता था। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा गया। राजा राम मारा गया था। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 4 साल का बेटा था ये।
1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया, क्योंकि छोड़ दिया गया फिर वहां से उनको। शाहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ, क्योंकि ताराबाई वहां पे अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी के साथ मराठा साम्राज्य का संरक्षक के रूप में काम कर रही थी और वहीं पे था। तो शाहू जो है जेल में था, जब औरंगजेब मर गया, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनको बाहर लाया गया, तो शिवाजी जब ये शाहू अपने क्षेत्र में आता है तो वहाँ ताराबाई मिलती है, तो ये ताराबाई से उनका युद्ध होता है। तो खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ, साहू विजय हुआ। तो साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक किया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तन पेशवा लोग थे, जो शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही पंचानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था। 1713 ईस्वी में क्या हुआ, साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुआ। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाकर साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष को खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्ण नदी से अटक तक फहराने लगेंगे। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इससे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पालखेड़ा की युद्ध हुआ 7 मार्च 1728 में। बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच युद्ध हुआ। निजाम की हार हो गई। निजाम के हार के साथ ये जो एक मुंगी शिवा गांव था, उसको इन्होंने संधि की वहां पे। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला जो प्रथम पेशवा था, बाजीराव प्रथम ही था, जिसने कितना कब किया था दिल्ली पे धावा, 1737 ईस्वी में किया था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह जो था दिल्ली छोड़ के भाग गया था। तो यार भाई मैं जा रहा हूँ, तुम लोग अपना लड़ते रहना बैठ करके। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित में था। 1740 ईस्वी में क्या हुआ, बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई थी 1740 ईस्वी में। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बाजीराव 1740 में पेशवा बना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बना था। वारणा की संधि जब हुई थी तो यह व्यवस्था की गई कि संभाजी द्वितीय राजाराम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र मराठा राज्य के दक्षिणी भाग पर, जिसकी राजधानी कोल्हापुर थी, शासन करे। उत्तरी भाग की राजधानी सतारा थी, शाहू शासन करेंगे। दोनों बांट लिए थे। और ये संगोला की संधि थी बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच हुई थी। इनके अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया था। सूरत की संधि के अनुसार जो अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देकर स्वीकार किया। अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरत की संधि के अनुसार क्या हुआ, अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया तथा युद्ध में विजय के उपरांत उसे पेशवा बनाने का वचन दिया था। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। उनका नाम बालाजी बाजीराव या नाना साहब इसको थे। अभी यही जो आएंगे कहाँ पे, जब हम 1857 क्रांति देखेंगे तो नाना साहब भी इसको दिखेंगे आपको। ठीक है। एक है झलकी की संधि, हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य हुई झलकी की संधि। ठीक है। अब बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का 2 युद्ध हुए और हो चुके हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, अब पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है। तो तीसरा युद्ध हो रहा है वो कब हो रहा है हमारा, 1761 में हो रहा है तृतीय युद्ध, जिसमें मराठों की हार हुई। अब इसमें मराठों की हार, ये जो 1761 है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु हो गई, क्योंकि सहना क्या था इसमें ना, बहुत सारे मराठा साम्राज्य में सैनिक बड़े बड़े थे ना, उसमें मारे गए थे इसमें, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये अफगानों से हुआ था सैनिक, ये मराठों का। 1761 में हो गई थी। माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई प्रतिष्ठा को पुनः वापस प्राप्त करने का प्रयास किया था, पाया नहीं था, प्रयास किया था। ठीक है। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन, अभी जो इंसान ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहा हो वो क्या वापस लेकर के आएगा। मुगल बादशाह शाह आलम को पुनः दिल्ली पर, नहीं सॉरी, पेंशन पे थे, दिल्ली की जो गद्दी पे बैठा था आलम शाह द्वितीय, ये एक पेंशन थे, इसको जो है वापस लेकर के आया था, गद्दी पर बैठा वापस से माधवराव ने किया था। तो मुगल बादशाह अब मराठों की पेंशन भोगी बन गए थे। पहले मुगल बादशाह कंपनी के वेतन भोगी थे, अब माधवराव ने क्या किया, इनको
अपने पास बुला लिया, यानी दिल्ली की धरती पर इनको बैठाया था। अब पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा हो गई। पेशवा नारायण राव मारा गया। पेशवा माधवराव नारायण सेकंड की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देख रेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के दो महत्वपूर्ण सदस्य थे, एक महादजी सिंधिया थे, दूसरा नाना फडणवीस थे। नाना फडणवीस का मूल नाम था बालाजी जनार्दन जनार्दन भानु। अंग्रेज जेम्स ग्रांट टफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा। किसको? नाना फडणवीस को। और अंतिम पेशवा राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। देख लीजिए, मराठों के पतन का सर्वाधिक योगदान इसी का था, बाजीराव द्वितीय। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध में 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। दूसरा मराठा युद्ध भी हुआ, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से लेकर 1805 के बीच में। इसमें जो भोसले एवं सिंधिया की पराजय हुई, अंग्रेजों से दो पृथक संधियां करनी पड़ी। देवगांव की संधि हुई 17 दिसंबर 1803 को रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच हुई थी। द्वितीय मराठा युद्ध के दौरान अरगांव की लड़ाई में अंग्रेजों ने रघुजी भोसले को पराजित किया था। उसी के फलस्वरूप यह संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार भोसले ने औरंगजेब को बालासोर सहित कटक तक का प्रांत तथा वर्धा नदी के पश्चिम का अपना सारा राज्य सौंप दिया था। एक था सुरजी अर्जन गांव की संधि। यह कब होगा? यह हुआ 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को हुआ था। दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसके अनुसार क्या हुआ था? अंग्रेजों को गंगा और यमुना के बीच का अपना सारा राज्य तथा जयपुर, जोधपुर, गोहद के राजपूत राज्यों के उत्तर के अपने किले और राज्य दे दिए हैं। मतलब सब मुगलों के हाथ चला गया। पश्चिम में उसने अंग्रेजों को अहमदनगर, भड़ौच, अजिंडा की पहाड़ियों के पश्चिम का अपना सारा राज्य सौंप दिया। एक से हुई थी मंदसौर की संधि 6 जनवरी 1818 को हुई थी। होलकर एवं अंग्रेजों के बीच मंदसौर की संधि हुई। इसके अनुसार जिसमें राजपूत राज्यों के पर सभी दावे छोड़ दिए। नर्मदा के दक्षिण के सभी जिले अंग्रेजों को सौंप दिए गए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यानी तीसरा भी मराठा युद्ध हो रहा है, एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से लेकर के 1819 के बीच में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। ले भाई, खत्म किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं आष्टी के युद्ध में हारने के बाद मिल्कम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। कौन से समीप? मिल्कम। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? दोनों के बीच पूना की संधि हुई। 13 जून 1817 को अंग्रेज ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटा करके कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। अब देखते हैं मराठा प्रशासन के बारे में। पूना में स्थित पेशवा का सचिवालय मराठा प्रशासन का केंद्र था, जिसे हजूर दफ्तर बोलते थे इनको। मराठा राज्य में सूबे को प्रांत, तरफ तथा परगने को महत कहा जाता था। बड़े प्रांत सर सूबेदार के अधीन हुआ करते थे। इसके अधीनस्थ मामलतदार होते थे, जो सीधे केंद्रीय दफ्तर का ब्यौरा देते थे। देशमुख, देशपांडे अन्य जिलाधिकारी थे, जो मामलतदार पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे। कारकून नामक जिले का अधिकारी विशेष घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को भेजता था, उसका नाम था कारकून। महल का मुख्य कार्यकर्ता कौन था? हवलदार होता था, मैंने पहले बता दिया आपको। और मजूमदार और फडणवीस उसकी सहायता करते थे। मजूमदार और फडणवीस दोनों सहायता करेंगे हवलदार की। ग्राम का मुख्य अधिकारी कौन होगा? पटेल, जो कर संबंधी न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करता था।
पटेल के नीचे कौन था? वो था कुलकर्णी होता था, जो ग्राम की भूमि का लेखा जोखा रखता था। कुलकर्णी के नीचे कौन था? चौगुले होता था, जो पटेल की सहायता करता था तथा कुलकर्णी के लेखे की देखभाल करता था। और ये पोक्त तथा सिक्कों के निर्माण भार तथा धातु की शुद्धता की जांच करता था। इसके अतिरिक्त ग्राम 12 बलूटे शिल्पी में 12 अलूटे सेवक होते थे ग्राम के अंदर। कोतवाल नगर का मुख्य प्रशासक था। गांव में चौकीदार जागला अपराधियों के पता लगाने का काम करता था। और स्थायी भूस्वामी प्राप्त लोग कौन थे? मिरासदार कहलाते थे। बटाईदार भूस्वामी उपरिस कहलाते थे। पेशे से लुटेरे पिंडारी पाल पट्टी नामक कर वसूल करने के बदले मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में उसके साथ जाते थे। अपने लूट के माल में से सरकार को 25% हिस्सा देते थे। मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति कौन थे? शाहजी अप्पा साहब थे। अच्छा, जो सिंधिया कहाँ थे? ग्वालियर में थे सिंधिया। होलकर इंदौर में थे। गायकवाड़ बड़ौदा में थे। और उसके बाद नागपुर भोसले थे। और पूना में पेशवा थे। इस तरह से 5 लोग थे, अलग अलग जगह पे थे। ये हमारा यहाँ पे जाकर के आज हमने पूरा मुगल को कंप्लीट कर लिया। मुगल क्या हम कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारत जो है हमने पूरा कर लिया है। और आपको बस ये थोड़ी सी चीज़ देखनी, बहुत इंपॉर्टेंट देखनी है। जो अंग्रेज मराठा संघर्ष है, अंग्रेज और मराठा के बीच जो संघर्ष हुआ है ना, उसके बीच संधियाँ कुछ हुई है। एक हुई वारणा की संधि 1731 में। संगोला की संधि हुई हमारा 1750 ईस्वी में। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में। और देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में। राजापुर गांव की संधि 1804 ईस्वी में। नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में। पूना की संधि 1817 ईस्वी में। और मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में। इस तरह से हमने पूरा मुगल पूरा कर लिया। आपको मुगल के साथ साथ मराठा पूरा कर लिया, सल्तनत पूरा कर लिया। ये देख करके पूरा मिडवल कंप्लीट। तो हमने मुगल में क्या क्या देखा? पहले सल्तनत देखा था, फिर सल्तनत प्रशासन देखा था, फिर हमने भक्ति देखा था, भक्ति के बाद हमने सूफी देखा था, सूफी के बाद फिर हम सल्तनत काल सॉरी मुगल काल में आ गए। मुगल काल में हमने देखा मुगल प्रशासन देखा, फिर मराठा देखा, मराठा मराठा की प्रशासन देखा। यानी हमने पूरा मेडवल पूरा कर लिया है। और आपको अच्छे से पढ़ना है और इसको सही तरीके से आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दो प्लीज़ यार आप लोग। तो इस वीडियो को फिर आपको अगली वीडियो जो मिलेगी तो आपसे आधुनिक भारत शुरू किया जाएगा। देखते हैं जितनी वीडियो पूरा होता है आपको जल्दी से आधुनिक भारत भी दिया जाएगा। तब तक तो धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए, मस्त रहिए, सुकून से रहिए और जल्दी नौकरी लीजिए आप लोग। ठीक है, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।